सीटों का सस्पेंस खत्म हुआ। पीडीपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कश्मीर के 3 नशिस्तों पर खड़े कर रहे हैं उम्मीदवार। अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती लड़ेंगी इंतखाब। जी हां, महबूबा मुफ्ती खुद लड़ेंगी अनंतनाग की सीट पर चुनाव लड़ेंगी और श्रीनगर सीट से वहीद रहमान पर्रा हुए उम्मीदवार, जबकि शुमाली कश्मीर यानी बारामूला से फयाज अहमद मीर को बनाया गया है लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार। तो खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो INDIA यानी जो इंडिया इत्तेहाद है, जो इंडी अलायंस है, उस अलायंस का शिराजा बिखर गया है। जम्मू में तो कुछ हद तक ये चीजें बात समझ में आ रही है, लेकिन कश्मीर डिवीजन में एनसी ने पहले ही ये कह रखा था कि वो तीनों सीटों पर उम्मीदवार एनसी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वो किसी इत्तेहादी जमात को सीट देने को तैयार नहीं है। इसके बाद से काफी तीखी नोकझोंक शुरू हो गई थी एनसी और पीडीपी में, लेकिन उसके बाद पीडीपी ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इशारा, हालांकि पीडीपी की तरफ से पहले से भी दिया जा रहा था, और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान कर दिया कि कश्मीर की तीनों सीटों पर पीडीपी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से खुद चुनावी मैदान में उतर रही हैं, जबकि 2 और सीट पर पीडीपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। श्रीनगर सीट से वहीद रहमान पर्रा और शुमाली कश्मीर यानी जो बारामूला की सीट है उससे फयाज अहमद मीर को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कश्मीर में इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं है। इंडिया अलायंस के तहत 3 पार्टियां थी, एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी। तो कांग्रेस ने भले ही अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान न किया हो, लेकिन एनसी इस बात पर बजिद है कि वो तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, और पीडीपी ने तो तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर ही दिया है। हालांकि पीडीपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जम्मू में कांग्रेस को पीडीपी का समर्थन हासिल होगा, जम्मू में पीडीपी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन कश्मीर में यानी वादी कश्मीर में एनसी भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही होगी, वहीं पीडीपी भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही होगी। तो कश्मीर में यानी वादी कश्मीर में शिराजा बिखर गया है इंडी अलायंस का। अनंतनाग राजौरी सीट से अपनी सदर महबूबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है उस पर हम अपने नौजवान वहीद रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद नारत वाली सीट बारामूला सीट जो है उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आईन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही है, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, खतरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनजर रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहां भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहां मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अंततः कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो 3 सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा खत्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो
राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आईनी तौर से खत्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ बात नहीं कर सकता है, यहाँ आप दिन रात जो है अलग अलग एजेंसीज के छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद है, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था। तो बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है। अगर कोई बात करता है तो वो उसको समझा जाता है ये कोई एंटी नेशनल काम कर रहा है। आपने देखा कि हमारी बिजली का क्या हाल है, मीटर लगे हैं, इतनी बिजली फीस 10 गुना होगी, बिजली कहीं नहीं, मगर उसका भी लोगों को इतना बड़ा बोझ डाला गया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो पिछले 5 साल से भी हमने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के जो मुसीबत ज़दगान हम लोग हैं, हम सभी लोग हैं, क्योंकि मैंने भी वो सहा जो एक आम इंसान ने सहा। बंद भी हो गए, पीएसए भी लगा, पासपोर्ट भी बंद किया गया, घर से भी निकाला गया, ईडी ने भी बुलाया, और यहाँ वहीद रहमान परा है। मेरे ख्याल में अगर कश्मीरी नौजवान को देखना हो कि उसने क्या क्या, खासकर 2019 के बाद, तो मुझे लगता है वहीद रहमान परा से कोई बड़ी बेहतर मिसाल नहीं हो सकती है। जेल रहा, टॉर्चर इसने सहा, इसके फादर को इसके गम में कैंसर हो गया, इसको उसके साथ बॉम्बे जाने नहीं दिया उसके इलाज के लिए। इसका भांजा दिल्ली में मौत और जिंदगी कश्मकश में था, उसको वहां जाने नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये हमारे घर की ट्रेजेडी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान मुल्क के दूसरे जेलों में है, वो कोई भी उनमें से। और पीडीपी के तर्जुमान मोहित भान का कहना है कि पार्टी अनंतनाग में किसी से मुकाबला नहीं कर रही है, बल्कि हमारा मुकाबला खुद से है। गुलाम नबी आजाद अनंतनाग से नहीं है, जैसा कि उनका कहना था कि वो अनंतनाग से है ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी लोकसभा इंतखाबात में जीत हासिल करेगी। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन मोहित भान जी मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित भान जी, सियासी गलियारों में जो 3 नामों की बात चल रही है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही 3 नाम सामने आएंगे या फिर कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं वो नाम पहले ही बता दूं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फायदा क्या है ना? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब रह गया? तो थोड़ी देर के अंदर पार्टी प्रेसिडेंट है, बाकी सीनियर लीडरशिप है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर्स हैं, इन सारे जो अटकलें बड़े टाइम से लगाई जा रही हैं, इन अटकलों को एड्रेस करेंगे, उसके ऊपर जवाब देंगे। और जो भी हमारे पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम अभी आधे घंटे में जो है वो डिस्क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि अगर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से उठती हैं, तो क्या लगता है आपको अनंतनाग की जो सीट है, और जिस तरीके से एनसी के कैंडिडेट हैं, खुद गुलाम नबी आज़ाद हैं, क्या लगता है किस तरीके का मुकाबला होगा? देखिए, पहले तो आज़ाद साहब अनंतनाग के हैं ही नहीं, है ना? वो चिनाब वैली से आके पीर पंचाल में लगने, वो तो किराए के कैंडिडेट पहले ही वहां पे हैं। तो बट लेकिन चुनावी टक्कर है, बहुत सारी जेरीमेंडरिंग है, बहुत सारा तोड़फोड़ मौजूदा हुकूमत के द्वारा वहां पे किया गया है, ताकि पीडीपी जो है उस सीट से आउट रहे और किसी तरीके से बीजेपी अपने या अपने उनके ए टीम बी टीम जो भी हैं वो वहाँ इनरोड्स बनाए। बट लेकिन लोग जो हैं वो बड़े बखूबी इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे कैंडिडेट को तोड़ मरोड़ के वहाँ पे लाया जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया जा रहा है लड़ने के लिए। और मैं समझता हूँ जैसे ही चुनाव के दिन बटन दबाने की बारी आएगी, लोग अपनी चुप्पी है, जो उनके ऊपर जो साइलेंस आज इतने सालों से थोप के रखी है, वोट के जरिए वो उसका जवाब देंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से उठ रही हैं तो उनका मुकाबला सीधे क्या मियां अल्ताफ अहमद से है या फिर गुलाम नबी आज़ाद से? देखिए, मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हमारे को तो लोगों के पास जाना है। हमने इस सीट के ऊपर कई सालों से काम किया है, कई साल इसको रिप्रेजेंट भी किया है, मुफ्ती साहब ने रिप्रेजेंट किया है, मैडम ने इसको रिप्रेजेंट किया है। इसलिए मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला अपने साथ ही है। हमें लोगों के पास जाना है, उनके पास अपनी बात लेकर जाना है, और जो फैसला करने वाले हैं वो लोग हैं। और वो लोग देखेंगे कि किन्होंने पिछले 5 साल के अंदर 2019 के बाद उनकी जो मुसीबतें हैं, उनके जो मसले पेश आए हैं, उसके ऊपर किसने बेबाकी के साथ अपनी आवाज़ उठाई है, और लोग फैसला करेंगे इसके ऊपर। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन मोहित भान। कैमरामैन आफाक के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए।
और श्रीनगर से पीडीपी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा है कि वो श्रीनगर की पार्लिमानी सीट पर सख्त मुकाबला देख रहे हैं, लेकिन इस चैलेंज को कबूल करना अच्छा होगा। पर्रा ने कहा कि पीडीपी ने हमेशा जरूरतमंदों की आवाज बनने का काम किया है और वो उम्मीद करते हैं कि लोग उन्हें पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी का एक मौका जरूर देंगे। पीडीपी ने अभी जो है अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है और हमारे साथ है वहीदुर रहमान पर्रा, जिनको श्रीनगर से जो है वो जो पीडीपी के कैंडिडेट रहेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो इस कॉन्टेस्ट को देख रहे हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो इस सिलेक्शन में होगा वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले, वोट डाले, बिकॉज 5 अगस्त के बाद कश्मीर में काफ़ी खामोशी रही और पॉलिटिकल प्रोसेस एक स्टाल पे था काफ़ी। तो दिस इज़ मोर अबाउट गिविंग वॉइस टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लोगों को वो आवाज़ मिले जिसमें लोग 5 अगस्त के बाद अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करें। और ये एक बेहतरीन जमहूरी तरीका है कि लोग बाहर निकलेंगे, बात करेंगे और हम भी लोगों के पास जा नहीं पाए तो इस अपॉर्चुनिटी का हम एक फ़ायदा लेंगे ताकि पीपल शुड फील दैट दे बीन हर्ड। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी अपना स्ट्रांग कैंडिडेट श्रीनगर से उठा रहे हैं, तो किस तरह का कॉन्टेस्ट देख रहे हैं? अच्छा, वो चैलेंजिंग तो है ही और डिलिमिटेशन के बाद बहुत डायनेमिक्स बदली है। खासकर पीडीपी पे तो बिल्कुल एक ऑनस्लॉट था, काफ़ी हमारे 40 लोग पार्टी से निकाले गए। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही होगी फिर से कि लोगों को वो आवाज़ मिले एंड दे फील दे आर बीइंग हर्ड, वेदर वी आर इनसाइड द पार्लियामेंट और वट एवर सिचुएशंस वी हैव बीन। तो अगर जहाँ पे भी कोई सख्ती हुई है, सिर्फ महबूबा जी और पीडीपी के जो कारकुनान हैं वो खड़े रहे लोगों के साथ, तो वो आवाज़ लोगों को मिलनी चाहिए, वही हमारी कोशिश है। प्रायोरिटीज क्या रहेंगे? That people should feel heard. Every question is not ignored. Nothing is being ignored. And जहाँ पे भी कोई मुद्दा हो, लोगों को लगे कि हमारे लोग, हमारे नेता या हमारी लीडरशिप, पीडीपी के जो लोग हैं वो हमारी बात कर रहे हैं। और बारामूला सीट से पीडीपी उम्मीदवार फयाज अहमद मीर ने न्यूज 18 JKLS से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शुमाली कश्मीर शुरू से ही एक चैलेंज रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस चैलेंज को कबूल करते हैं और इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग उन्हें दोबारा पार्लियामेंट में नुमाइंदगी का मौका देंगे। पीडीपी ने अपने कैंडिडेट्स जो है वो अनाउंस किए हैं और फयाज अहमद मीर जो है उनको बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो कॉन्टेस्ट करेंगे। हमारे साथ अभी वो मौजूद हैं, बात करेंगे किस तरह आप बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है वो मुकाबला देख रहे हैं। देखिए, मुकाबला तो है, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। अगर आप देखोगे 2019 में भी या उससे पहले भी बारामूला सीट पे तो हमेशा जो है हर एक पार्टी का अपना अपना एक अच्छा खासा काडर है, तो मुकाबला तो है। लेकिन इस बारी सिर्फ वही चीज नहीं देखनी है। इस बारी जो है 5 अगस्त 2019 के बाद मुझे लगता है कि खासकर जम्मू कश्मीर का जो है थोड़ा डिफरेंट रहेगा पिछले इलेक्शनों से। पिछले इलेक्शन में भी अगर आप देखोगे, खासकर नॉर्थ की मैं बात करूंगा, इंजीनियर रशीद साहब वहां खड़े हुए थे, अकेला था, एक सीट थी उनके पास, 1 लाख वोट उन्होंने लिया था। तो इसलिए नॉर्थ कश्मीर हमेशा से जो है चैलेंज एक रहता है हर एक के लिए। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या ये पहले से ही आपको पता था कि आप वहां से कैंडिडेट होंगे या कोई प्रिपरेशन वगैरह आपने की? नहीं, देखिए, मुझे कोई पता नहीं था कि मैं कैंडिडेट होगा वहां से। पार्टी ने फैसला किया। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पूरी तरह से तैयार है और जो अपोजिट पार्टीज है वो भी स्ट्रांग कैंडिडेट जो है वो बारामूला से उठा रहे हैं, तो किस तरह का कॉन्टेस्ट आप देख रहे हैं? मैंने तभी कहा आपको कि मेरे लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारी पार्टी की जो कारकर्दगी 2019 के बाद रही है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग उसको देखकर हमारी पार्टी को वोट देंगे। प्रायोरिटीज क्या रहेंगे? प्रायोरिटी जहां तक सवाल, देखिए, हमारे हजारों नौजवान जो है जेलों में है। हमारा जो छीना गया स्टेटहुड हमारा 370-35 से, इसी तरह जो इस वक्त खासकर जो कश्मीर में है अफरा तफरी है, डेवलपमेंट भी रहेगी, रोजगार लोगों का, बेरोजगार है लड़के, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। और कश्मीर में पीडीपी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के हवाले से बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि वादी में खुफिया तौर पर इत्तेहाद टूट गया है और वादी में तब्दीली का यह आलम है कि पार्टियां इंतखाबी मैदान में उतर रही हैं। 2019 से पहले बात हो रही थी कि इलेक्शन का बायकॉट किया जाएगा, अब यही लोग इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर की तीनों सीटों पर बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो ऑलरेडी कंपेनिंग चल रही है जम्मू उधमपुर। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, विद इन अ शॉर्ट टाइम हम कश्मीर की 3 सीटों की अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो श्रीनगर वाली हो, चाहे वो बारामूला नॉर्थ कश्मीर की सीट है। 3 सीटों पे हम बहुत विद इन अ शॉर्ट टाइम इनकी भी
अनाउंसमेंट होगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का काडर का ताल्लुक है, हम लगे हैं इलेक्शन की प्रोसेस में और हम इलेक्शन स्ट्रैटेजी और इलेक्शन कमेटियां सारी हमने तैयार कर दी है, वो इलेक्शन में लगी हुई है, कंपेनिंग में लगी है। लेकिन अभी आपने देखा कि फेज वाइज जहां इलेक्शन हो रहे थे, इसलिए फेज वाइज ही जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन्होंने कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट किए। जी, आपने कहा कि कैंडिडेट्स के बीजेपी ऐलान करने वाली है, तो क्या पीडीपी और एनसी के अलग अलग लड़ने से कश्मीर के अंदर बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, वोटर वही है, लोग वही है। जिन्होंने पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2014 में रिजेक्ट किया और 2019 के बाद जिन्होंने पीडीपी और एनसी दोनों पार्टी को इरेलेवेंट कर दिया और रेलेवेंट रहने के लिए उन्होंने एक स्टेज बनाया था, जिस स्टेज का नाम उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया था और वो गुपकार अलायंस भी अब टूट गया और लोग इस बात को अच्छी तरह के समझते, बहुत मैच्योर और बहुत पॉलिटिकली मैच्योर जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खास मैं कश्मीर की बात करूं, वो इस बात को जानते हैं। एनसी पीडीपी एक साथ लड़े या एनसी पीडीपी अलग अलग लड़े, भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी चुनौती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है, चुनौतियों को पार करके चुनौतियों पे काबू पाना, चुनौतियों को एकदम एक्सेप्ट करना और चुनौतियों से निकल के जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री रही और ये हिस्ट्री हम कश्मीर में भी दोहराने जा रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पार्टी जम्मू में कांग्रेस का करेगी समर्थन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सार्वजनिक ऐलान की वजह से चुनावी मैदान में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर भी बोला हमला, कहा जिस तरह के दबाव एजेंसियों के जरिए बढ़ा है उससे एक नॉर्म बन गया है अत्याचार, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। जम्मू में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की जीत के लिए हवन और प्रार्थना, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया आयोजन, मुस्लिम, सिख, हिंदू सहित अन्य समुदाय के लोगों ने लिया हिस्सा। हमीरपुर में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर ली चुटकी, कहा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस को नहीं किया शामिल, कांग्रेस जनता को कर रही गुमराह। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के भुट्टो को कुट्टो वाले बयान पर बवाल जारी, शिमला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी बीजेपी। राज्यसभा चुनाव पर अभिषेक मनु सिंघवी के इलेक्शन पिटीशन पर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी की जीत पर और बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान रजनी सेठी ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुल्क दुश्मन करार देते हुए इल्जाम लगाया कि ये सियासी जमातें पाकिस्तान के इशारों पर नाच रही हैं। उन्होंने कहा कि ये जमातें रियासत की तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। रजनी सेठी ने देवसर कुलगाम में पार्टी की मीडिया टीम के साथ बातचीत के दौरान इन बातों का इजहार किया। हम लोग यही तैयारी कर रहे हैं कि इस बार कश्मीर के लोग बदलाव चाहते हैं। कश्मीर के लोगों को एनसी और पीडीपी की असलियत पता लग चुकी है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जितने काम 2014 से लगातार लोगों के लिए किए हैं, इस कारण वो 2024 में भी मोदी जी को लाना चाह रहे हैं। तो यही देखने को मिला। बड़ी संख्या में आज महिलाओं ने यहाँ ज्वाइन किया जो दुखी थी, जिनको मिलिटेंट अटैक में जिनके पति की डेथ हो चुकी है। तो उनको हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि मोदी जी ऑलरेडी उनके लिए काम कर रहे हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करूं वो उन लोगों को मिल रहा है, चाहे फ्री राशन की बात करूं वो उन लोगों को मिल रहा है। कुछ समस्या उनके पास है जो जुबैर भाई ने कहा कि एज ए अध्यक्ष वो उनको ठीक करेंगे। कश्मीर की जनता बदलाव चाहती है, कश्मीर की जनता एनसी और पीडीपी को उखाड़ फेंकना चाहती है और बीजेपी को लाना चाहती है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैम, आपने अपनी स्पीच में ये एनसी और पीडीपी को निशाना बनाया कि वो देशद्रोही हैं। आप किस एंगल से उन्हें देशद्रोही मानते हैं? मैं इस एंगल से देशद्रोही मानती हूँ। पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर की तबाही का अगर कोई कारण है तो और पार्लिमानी नशिस्त राजौरी अनंतनाग की इंतखाबी मुहिम राजौरी में शुरू हुई है। डीडीसी मेंबर ढांगरी रामेश्वर सिंह ने राजौरी के सरनो इलाके में इंतखाबी रैली का इनेकाद किया। रैली में एनसी जोनल सदर जावेद राणा, एडवोकेट चौधरी लियाकत, डीडीसी चेयरमैन नसीम लियाकत ने शिरकत की। पार्टी कारकुनों और लीडरों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। इस मौके पर पार्टी लीडरों का कहना है कि हम ये इलेक्शन भारी मार्जिन से जीतेंगे। ये सीट जो राजौरी पुंछ अनंतनाग की है वो हमारे पीर मुर्शिद और मेरे लीडर मियां अल्ताफ साहब यहाँ से जीतेंगे। मैं आपको आज ही यहाँ से बता देना चाहता हूँ। यहाँ से मैं डीडीसी मेंबर हूँ डांगरी और चिंगिस ब्लॉक का। यहाँ से हमने आज शुरुआत की है और तमाम लोगों के जो जोश आपने देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं, ऐसा लगता है कि एक सलाह आ चुका है और मियां साहब जो है, मियां साहब के आगे कोई भी कैंडिडेट टिक नहीं पाएगा। 10 साल हो गए उनको हिंदुस्तान में हुकूमत करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि जो आइन के बुनियादी ढांचा है
सेकुलरिज्म है जो इस देश की, उसको उन्होंने खोखला कर दिया है। और अगले इस इलेक्शन के बाद उनके और ज़्यादा खतरनाक अज़ाइम हैं, तो उनको रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है और हम उसमें अपना भरपूर किरदार। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उधमपुर हलके से लोकसभा से उम्मीदवार GM सरोरी ने बलिसा का दौरा किया। इनका कहना है कि DPAP रियासत में वाहिद पार्टी एक ऐसी जमात है जो लोगों के जमान है और बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है और मजहब के नाम पर सियासत करके वोट हासिल किए हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार लाल सिंह पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि ये लाल सिंह वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी में वजीर रह चुके हैं और अब एजेंसियां इनका पीछा कर रही हैं। सरोरी ने कहा है कि लाल सिंह ने बहुत सारे सरकारी खजाने और सरकारी जमीन को भी लूटा है। लाल सिंह ने जंगल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनके इदारे जंगल में चल रहे हैं और जम्मू में रियासती जमीन के साथ साथ इनके कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, इसलिए अब वो कहीं नहीं जा सकते। एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही हैं। सरोरी ने कहा कि DPAP बीजेपी की B टीम नहीं बल्कि B टीम नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी हलीफ जमातें हैं जिन्हें हम माजी में भी देख चुके हैं। जो इसको इस दलदल से बाहर निकालेगा। लाल सिंह तो कुछ भी कहे, उससे परसों लोगों को आप पत्रों वोट दे दो नहीं तो दसेंगे, उसे डरा धमका के लोगों को लाए। नंबर 1। नंबर 2, ये बात है कि लाल सिंह खुद बीजेपी का मिनिस्टर रहा है, उसके रग रग में बीजेपी भरी है और उसके साथ साथ लाल सिंह ने जो कारनामे किए, बद कारनामे किए, दागदार है वो, ईडी उनके पीछे पड़ी है, वो दूसरों को क्या बताएगा। आजाद साहब की एक हिस्ट्री है, 22 साल आजाद साहब के पीछे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूलिप, हज हाउस, यात्री भवन, ये सड़कें और इनका 1300 करोड़ का कंपनसेशन, ये तो सब उसके वक्त में बना। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। और लाल सिंह का तो सवाल है, 10 साल दिए, उसने अपना AMT स्कूल बनाया, दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाया, 250 कनाल में अपना बाग बनाया और जमीनें गुजरों से खुले साड़ के जला के और उसके बाद अपना घर मकान। उमर अब्दुल्ला साहब अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में मिनिस्टर रहे। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ तो उमर साहब ने और उसे शरीफुद्दीन शारिक ने वोट दे दिया बीजेपी को। शहाबुद्दीन सोल साहब ने नहीं दिया तो उसको पार्टी से निकाला। और उसके बाद जब 370 खत्म हुआ, पहले दिन बाप बेटा और मसूदी साहब वहाँ उसको मोदी साहब को मिले, प्राइम मिनिस्टर को मिले। और उसके बाद आज से कबल एक हफ्ता वो रात को 11 बजे उनसे मिलते हैं। उनका तर्ज अमल ऐसा, उन्होंने कहा कि ये PhD तोड़ दो तो तभी तोड़ी होगी। इनका मालूम नहीं है कि ये किसके साथ है। जब ये कहते हैं दूसरे को आप भी टीमों, इन्होंने जब महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया, हुकूमत बनाई, ये PhD में जुड़ गई तो वो साहब हो गई। उसके बाद ये जो सजाद गनी लोन साहब है वो मिनिस्टर थे बीजेपी के। उसके बाद जब PhD के साथ रहे वो तो स्पोक्स पर्सन रहे। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो सारा झूठ। पहले लोगों को रायशुमारी का नारा दिया तो झूठ, उसके बाद पाकिस्तानी निमक और सब्ज रुमाल दिखाया, झूठ। उसके बाद अटानवी दिखाई तो झूठ। उसके बाद सेल्फ रूल PDP दिखाया, सब झूठ। ये सब झूठ करते करते अपनी कुर्सी बचा लेते। आज लोग समझ गए हैं, लोगों ने उनको लड़कारा है, लोगों ने उनको। और जिला डोडा के सब डिवीजन ठाटरी के गांव तंता के लोगों ने इंतजामिया और BDO खारा के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है कि 2 साल कबल MG नरेगा में काम किया था लेकिन अभी तक उन्हें अदायगी नहीं मिली है। 2 साल कबल काम किया था, अभी तक अदायगी नहीं मिली। उनका कहना है कि गांव वालों ने इस लोकसभा इलेक्शन 2024 का बायकॉट करने का फैसला किया है। एहतजाजियों ने कहा कि हमने बार बार इंतजामिया से ज़ेर इल्तवा अदायगी जारी करने की अपील की है लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी मुस्बत जवाब नहीं मिला गया। एहतजाजियों का कहना है कि ईद उल फितर में बस कुछ ही दिन है लेकिन अभी तक हमारी अदायगी हमारे अकाउंट्स में नहीं भेजी गई है। एहतजाजियों ने अदायगियों को जल्द वागुजार करने की मांग की है। मांग पूरी न होने की सूरत में पूरे गांव ने इंतखाबात का मुकम्मल बायकॉट करने का फैसला कर लिया है। यहाँ तो 100% लोग मजदूर हैं और अफसोस की बात यह है कि 2 साल से हमें MG नरेगा में काम कर रहे हैं लोग, किसी को पेमेंट ही नहीं पड़ रही है, किसी को 10 दिन पड़ते हैं, किसी को 15 दिन, किसी की डिमांड ही नहीं है, किसी को बहाना करते हैं कि ये आधार लिंक नहीं है, किसी को 4 या 5 दिन रह गए ईद को। ईद के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भरोसा होता है कि हम पैसे निकालेंगे, ईद मनाएंगे। गरीब लोग हैं, मजदूर तबका है। वोटों की बात आती है, वोट तो क्या बोलते हैं, मेंबर से लेकर मोदी तक डाले हैं, आज तक डालते रहे। तो ये MG नरेगा नहीं मिलता है। ईद के लिए बहुत इंतजार था, बहुत उम्मीदें थी, बहुत कुछ करना था। गरीब लोग हैं, 100% मजदूर लोग हैं
और मजदूरी की है, नरेगा किया है, काम किया है। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 186 बटालियन की तरफ से बानिहाल में शहरियों के लिए शाम के खाने पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर हरज्ञान सिंह गुर्जर ने तमाम अफसरों और जवानों की जानिब से लोगों को रमजान की मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में बानिहाल के ताजिरों, सरकर्दा शहरियों, पंचायती नुमाइंदों के अलावा डीडीसी काउंसलर इम्तियाज अहमद खानडे, एसडीएम बानिहाल रिजवान असगर, एसडीपीओ मंजीत सिंह, डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद असगर मलिक, तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज अहमद, एसएचओ आशिक बुखारी, डॉक्टर फारूक अहमद वगैरह मौजूद रहे। मुफ्ती रियाज अहमद ने मगरिब की नमाज बाजमात अदा कराई और पूरी रियासत की सलामती, खुशहाली और अच्छी सेहत के लिए दुआएं की। दौरान शब गौरीपुरा अवंतीपुरा में भयानक आग की एक वारदात में गुजर बकरवाल हॉस्टल की एक इमारत खाकस्तर हो गई। हॉस्टल में लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। इत्तलात के मुताबिक आग करीबन 11 बजे नमदार हुई। फायर सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से आग को काबू पा लिया गया, लेकिन आतिशज़दगी में एक इमारत पूरी तरह खाकस्तर हो गई और इसमें तलबा की किताबें और बिस्तरे समेत दीगर असबाब भी जलकर खाक हो गए। तहसीलदार अवंतीपुरा शकील अहमद ने हॉस्टल का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया। इस वारदात में किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। कल रात 11 बजे बिल्डिंग में आग लगने की वजह से चूँकि हमें उसी वक्त इन्फॉर्मेशन मिली तो एसएचओ साहब, एसडीपीओ अवंतीपुरा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ उसी वक्त यहाँ मौके पर पहुँची। विदिन 10-15 मिनट्स आग पर काबू पाया गया। यहाँ पर चूँकि ये हॉस्टल बना हुआ है, रिसेंटली हॉस्टल बना हुआ है जिसको ऑनरेबल गवर्नर ने इनाग्रेट किया था। इसकी जो ये एक बिल्डिंग है ये बैक साइड में है, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो इसके हैं ये अगली तरफ हैं। तो ये जो बैक वाला स्ट्रक्चर है इसमें आग लगने के कारण जो इसके अंदर बेडिंग्स वगैरह थी, बच्चों के बुक्स वगैरह थी, बच्चों के कपड़े वगैरह थे, वो इस आग की जद में आ गए। चूँकि अभी रात में ही मेरा पटवारी साहब सुबह ही पहुँच गए थे, लम्बरदार चौकीदार वगैरह सब लोग, मैं भी खुद आया। तो इंशाल्लाह रहमान हम रिपोर्ट अभी डी साहब को भेज देंगे और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन तक होगा इंशाल्लाह रहमान हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इसमें और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बस।